हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी बूट कैंप। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी को डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आइए अब हम डीपीएसपी के सोर्स और उसके पीछे के ऑब्जेक्टिव को समझ लेते हैं। डीपीएसपी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। हालांकि आयरलैंड ने इसको स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। डीपीएसपी का मेन ऑब्जेक्टिव देश के लोगों को सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस प्रोवाइड करना है और इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट के रूप में इस्टेब्लिश करना है। ये प्रिंसिपल स्टेट के लिए एक मॉरल ऑब्लिगेशन का काम करते हैं, यानी डीपीएसपी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो स्टेट को कोई भी लॉ या पॉलिसी बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि गुड गवर्नेंस को अचीव किया जा सके। डीपीएसपी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच मेंशन है। अब हम डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच बेसिक अंतर को समझ लेते हैं। डीपीएसपी पॉजिटिव डायरेक्शंस हैं जो स्टेट को बताती हैं कि उसे क्या करना चाहिए, जबकि फंडामेंटल राइट एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है जो स्टेट पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। डीपीएसपी नॉन एनफोर्सेबल इन नेचर हैं, मतलब कि आप डीपीएसपी के वायलेशन पर कोर्ट नहीं जा सकते, जबकि फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ एक बात नोट करने वाली है कि डीपीएसपी को कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट के जस्ट बाद प्लेस किया गया है। यह बताता है कि डीपीएसपी भी हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितना कि फंडामेंटल राइट, और दोनों के बीच बैलेंस एक हेल्दी गवर्नेंस को प्रमोट करता है। यानी कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट का कोई सबऑर्डिनेट नहीं, बल्कि दोनों का साथ चलना ही एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है। अब हम डीपीएसपी के क्लासिफिकेशन को देखते हैं। यूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, पर डीपीएसपी के नेचर को देखते हुए हमने अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्हें 3 तरह की आइडियोलॉजी में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहली आइडियोलॉजी है सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। इस आइडियोलॉजी के अंदर आने वाले आर्टिकल हैं आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, 43A और आर्टिकल 47। इसके बाद जो दूसरी आइडियोलॉजी है वो है गांधीयन आइडियोलॉजी। गांधीयन आइडियोलॉजी के अंदर आने वाले आर्टिकल हैं आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, 43A, 43B, 46, 47 और आर्टिकल 48। इसके बाद जो तीसरी और आखिरी आइडियोलॉजी है वो है लिबरल इंटेलेक्चुअल। इसमें उन आर्टिकल को रखा गया है जो लिबर्टी और ह्यूमन राइट्स को मैक्सिमम एम्फसाइज करते हैं। इसके अंदर जो आर्टिकल आते हैं वो हैं आर्टिकल 44, आर्टिकल 45, आर्टिकल 48, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51। आर्टिकल 48 को आप देख सकते हैं कि ये गांधीयन के साथ साथ लिबरल और इंटेलेक्चुअल में भी आता है। अब हम इन सभी आर्टिकल्स को एक एक कर समझते हैं। डीपीएसपी के अंदर आने वाला पहला आर्टिकल है आर्टिकल 38। इस आर्टिकल में स्टेट को लोगों को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस देने के साथ ही इनकम, स्टेटस, फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी की इनइक्वालिटीज़ को मिनिमाइज करने की बात कही गई है। इस आर्टिकल का जो दूसरा हिस्सा है मिनिमाइजिंग द इनइक्वालिटीज़, उसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत ऐड किया गया है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 39। इस आर्टिकल में स्टेट को डायरेक्ट किया है कि वो कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त आर्टिकल में मेंशन बातों का ध्यान रखे। पहली बात, सभी सिटीजन्स के मीन्स ऑफ लाइवलीहुड को सिक्योर किया जाए। दूसरी बात, देश के जो रिसोर्सेस हैं उनके ओनरशिप और कंट्रोल को कॉमन गुड्स के फुलफिलमेंट में इस्तेमाल किया जाए। तीसरी बात, देश की वेल्थ को सिर्फ
कुछ लोगों के हाथों में कॉन्सेंट्रेट ना होने दिया जाए। चौथी बात, मैन और वुमेन को इक्वल काम के लिए इक्वल पे दिया जाए। पांचवी बात, वर्कर्स की हेल्थ और स्ट्रेंथ को प्रोटेक्ट किया जाए। जो आखिरी बात है वो है कि देश के चाइल्ड को और यूथ को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए, यानी कि उनका शोषण ना हो। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 39A। ये आर्टिकल गरीबों को फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने की बात कहता है। इस आर्टिकल को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड किया गया है। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है आर्टिकल 40। इस आर्टिकल में कहा है कि स्टेट गाँव में पंचायत ऑर्गेनाइज करवाए ताकि सेल्फ गवर्नमेंट को बढ़ावा मिले। आर्टिकल 41। यह आर्टिकल स्टेट को किसी व्यक्ति के अनएम्प्लॉयड होने, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबिलिटी के केस में उस व्यक्ति के राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस को सिक्योर करने की बात कहता है। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 42। यह आर्टिकल स्टेट को डायरेक्शन देता है कि वो प्रोविजंस बनाए ताकि वर्किंग ह्यूमन कंडीशन और मैटरनिटी रिलीफ को सिक्योर किया जा सके। इसके बाद जो अगला आर्टिकल है आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 कहता है कि स्टेट सभी वर्कर्स के लिविंग वेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को सिक्योर करे। आर्टिकल 43 में फर्दर दो आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल 43A। यह आर्टिकल किसी वर्कर के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन को सिक्योर करने के लिए स्टेट को डायरेक्शन देता है। इस आर्टिकल को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड किया गया था। इसी के अंदर आने वाला एक और आर्टिकल है आर्टिकल 43B। आर्टिकल 43B कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रोफेशनल मैनेजमेंट, उसकी डेमोक्रेटिक कंट्रोल, ऑटोनोमस फंक्शनिंग और वॉलंटरी फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। इस आर्टिकल को 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत ऐड किया गया था। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 44। यह आर्टिकल एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश भर में लागू करने की बात कही गई है और हम ये देखते हैं कि समय समय पर इस आर्टिकल की बात होती रहती है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में 6 साल तक के बच्चों की परवरिश और उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए प्रोविजंस बनाने की बात कही गई है। इसी आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 2009 में राइट टू एजुकेशन बिल पार्लियामेंट में पास किया था। आर्टिकल 46 में वीकर सेक्शन के इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात कही गई है, खासकर SC, ST और अदर वीकर सेक्शन। आर्टिकल 47 पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करने और किसी भी हानिकारक ड्रग और ड्रिंक्स के कंजम्पशन को प्रोहिबिट करने के लिए कहता है। आर्टिकल 48 में एनिमल स्लॉटरिंग को रोकने और उनकी ब्रीड को इम्प्रूव करने की बात मेंशन की गई है। इसी आर्टिकल को जब हम लिबरल और इंटेलेक्चुअल नज़रिए से देखते हैं तो यह आर्टिकल हमें एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पर ऑर्गेनाइज करने की बात कहता है। इस आर्टिकल में जो फर्दर एडिशन है वह है आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A हमें एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने, उसे प्रोटेक्ट करने और देश के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सिक्योर करने की बात कहता है। आर्टिकल 48A को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ऐड किया गया था। आर्टिकल 49 में मेंशन है कि स्टेट हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस रखने वाले देश की धरोहर और मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करे। जो अगला आर्टिकल है आर्टिकल 50। यह आर्टिकल जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करने के लिए स्टेट को जरूरी कदम उठाने को कहता है। यह आर्टिकल डेमोक्रेसी के बेटर फंक्शनिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। DPSP का आखिरी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 51। यह आर्टिकल इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को इस्टेब्लिश करने की बात कहता है।
इस आर्टिकल में 3 इम्पोर्टेंट बातें मेंशन हैं। पहली कि स्टेट को सभी देशों के साथ पीसफुल और ऑनरेबल रिलेशन मेंटेन करने चाहिए। दूसरी कि देश को सभी इंटरनेशनल लॉ और ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो तीसरी और इम्पोर्टेंट बात है वह है कि देश को सभी इंटरनेशनल डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन और डायलॉग से सेटल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ हमने DPSP के सभी आर्टिकल्स को डिटेल में कवर कर लिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और ऐसी वीडियो आपके लिए ला सकें। अगर आपको DPSP से रिलेटेड कोई भी डाउट है या आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू।